बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि कांग्रेस ने पहली बार खोला राज, नीतीश क्यों नहीं बने इंडिया के पीएम उम्मीदवार। नीतीश कुमार के बेटे की किसने कर दी थी पिटाई, आग बबूला सीएम ने क्या किया था, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश कुमार का गुड लक, जख्म खाने के बाद भी नई सरकार में ये दल साथ देने को है तैयार, डील में किसे क्या मिलेगा आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ आने की अटकलों पर दिया चौंकाने देने वाला बयान, दरवाजा खुला भी है पर कह दी ये बात। नीतीश कुमार के साथ गए तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा, बिहार में सियासी अटकलों पर बोले तारिक अनवर। नीतीश का तलाक तलाक तलाक, लालू ने 5 बार लगाया फोन, सीएम ने नहीं की बात। माले विधायक महबूब आलम ने दिया बड़ा बयान, कहा जाने वाली है महागठबंधन की सरकार। सरकारी योजना में बिना गारंटी मिल रहा लोन, 70 लाख लोगों ने उठा लिया फायदा। विपक्षी दलों पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, कहा डरा हुआ विपक्ष जन्म देता है तानाशाह। केवल 30,000 किसानों को सरकार देगी 80% सब्सिडी के साथ खेत में नलकूप लगवाने का मौका। लालू को धक्का, नीतीश पलटेंगे पक्का, बिहार की राजनीति में अगले 48 घंटे अहम। फसल के नुकसान पर अब सरकार किसानों को देगी 10,000 रुपए का मुआवजा, यहां जाने कैसे करना है आवेदन, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। राम काल्पनिक है, उनके मूल्य नहीं, जितन राम मांझी ने राम पर जो कहा सबको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन शुरू। बोर्ड परीक्षा में परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर 2 स्टेज पर होगी चेकिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और वीडियोग्राफी भी। तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, बिहार में खेला के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पहला संबोधन। पटना में कल 4 बजे होगा नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, जदयू नेता केसी त्यागी ने दिया बड़ा बयान। जिल्लत पाया, नाम को गाली बनाया, नीतीश के बीजेपी के पास लौटने से पहले पप्पू यादव का तंज। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में चल रहे सियासी तूफान के बीच तेजस्वी यादव ने पहली बार आरजेडी नेताओं को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल की बैठक में आरजेडी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि तस्वीर में जो भी हो, हम लोगों को जनता मालिक के लिए काम करना है, जनता मालिक के बीच जाकर के बताना है कि हम लोगों ने उनके लिए क्या क्या काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में लाखों नौकरियां दिलवाई, रोजगार का सृजन करवाया, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया, जनता हम लोगों की ताकत है, जनता मालिक की ताकत से हम और आप लोग हैं, और फिर जनता ही हम लोगों की ताकत है। जहां अपने आदर्श को नहीं भूलना है, अपने मालिक के लिए लड़ना है और करना है। जब सूत्र बताते हैं कि इस बार नीतीश कुमार के पाला बदलने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आक्रामक रूप से जवाब देने की तैयारी में है। फिलहाल राबड़ी आवास पर लालू और तेजस्वी यादव आरजेडी नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। जब वहीं इसी बीच आरजेडी राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन को लेकर के तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। अशफाक करीम ने कहा कि बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूट गया है, अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को कभी भी माफ नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने बयान देते हुए कहा कि जेडीयू आरजेडी का रिश्ता अब टूट चुका है, नीतीश को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने 19 साल में बिहार की राजनीति को अस्थिर किया है, बिहार में सियासी समीकरण पल पल बदल रहा है।
दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10वीं और फिर 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की 2 स्टेज पर चेकिंग की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। 1 फरवरी 2024 से बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है। ऐसे में इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट यहाँ बताया जा रहा है दिशा निर्देश को जरूर जान ले। यह बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी 2024 से शुरू होकर के 12 फरवरी 2024 तक चलेगी। वही मैट्रिक बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी और 23 फरवरी को समाप्त होगी। यह बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों की 2 बार तलाशी ली जाएगी, पहले गेट पर और फिर दूसरा परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले। यह प्रत्येक जिले में मॉडल बीएसईबी परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। बीएसईबी ने बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 दिशा निर्देश की घोषणा करते हुए कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और फिर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की जाएगी। बीएसईबी ने यानी कि बिहार बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय आदि की बातें भी बताई गई है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और फिर दोपहर 2 बजे तक के शुरू होने वाली परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को दोपहर 1:30 बजे पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड के साथ साथ एक वैध फोटो युक्त आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा है कि बीएसईबी परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक और फिर अन्य कर्मी परीक्षा कार्य से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर के कोई भी अन्य दस्तावेज और मोबाइल फोन आदि केंद्र में नहीं ले जा पाएंगे। इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर, स्मार्ट घड़ियां, चुंबकीय घड़ियां और फिर इलेक्ट्रिक घड़ियां सहित इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग किसी भी पर्यवेक्षक या फिर उम्मीदवार सहित अन्य कर्मियों द्वारा नहीं लिया जा सकेगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अगले कुछ दिन लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों के लोगों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय जिले में शीतलहर को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और फिर लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में चल रही ठंडी हवाओं से यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को कनकनी के साथ साथ ठिठुरन का भी सामना करना पड़ रहा है। जब वहीं सुबह के समय सड़कों पर धुंध के साथ साथ कोहरे की स्थिति भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने शीतलहर जैसी स्थिति को लेकर के लोगों को एहतियात बरतने को कहा है। जहां साथ ही साथ गर्म कपड़े पहनने का और फिर गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने के निर्देश दिए हैं। जब वहीं वाहन चलाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। दोस्तों बिहार में बदली राजनीतिक समीकरण के बीच आगे क्या होगा, इस मुद्दे पर चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने अमित शाह से बिहार की राजनीति और फिर उसमें आगामी लोकसभा चुनाव में अपने दल की सीटों को लेकर के बातचीत हुई है। एलजेपी रामविलास के सूत्रधार के मुताबिक इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के से एक और चर्चा होगी। जहां ये बातचीत आज या फिर कल हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये बातचीत दोनों नेता मिल बैठ करके कर सकते हैं या फिर टेलीफोन पर विमर्श कर सकते हैं। एलजेपी रामविलास के सूत्रों के मुताबिक उनकी पार्टी का कहना है कि हम बहुत धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए वे सीटों पर एडजस्ट कर सकती है, लेकिन हम अगर सीट पर समझौता करें तो हमारे पास जगह कहां बचती है। नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी समझौता करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। जी हाँ, ये कहना है एलजेपी का। पार्टी ने इसी के साथ ये भी कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर 2020 की तरह ही 17 सीट जेडीयू कोटे की सीट और फिर 6 हमारी सीट यानी कि 23 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जब विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी के साथ जाने की किसी तरह की कोई संभावना है ही नहीं। एलजेपी सूत्रों ने बताया है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। अगर नीतीश कुमार नहीं अड़े तो फिर एक प्लेटफॉर्म पर आने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी मांग है कि हमारी कोटे की सीट हमें मिले। बीजेपी जिसको लाना है लाएं, लेकिन हमारी सीटों की संख्या में कमी ना हो, यह कहना है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे के आसपास शपथ लेंगे। जी हां, कल यह संभावना जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महासचिव और नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने कही है। केसी त्यागी ने एक न्यूज चैनल से विशेष बातचीत में कहा है कि गाड़ी राइट यानी कि भाजपा की तरफ मुड़ रही है। इस सवाल के जवाब में केसी त्यागी ने शायराना अंदाज में कहा कि कहते हैं कि मेरी फितरत तो देखिए,
मेरा सलीका तो देखिए, जब उलझ जाती है गुत्थी तो सुलझाने में लग जाता हूं मैं। 1 मिनट की बातचीत में जदयू महासचिव केसी त्यागी ने सब कुछ साफ साफ कह दिया है। इस शायरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये राजनीति है, यहाँ क्या कह सकते हैं। वहीं पर भाजपा के साथ की तमाम खबरों के बीच कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का कहना है कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को निमंत्रण देने गए थे, तब उन्हें विजय चौधरी तक छोड़ने आए और नीतीश कुमार ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। हालांकि शकील कहते हैं कि ये राजनीति है, यहाँ क्या कह सकते हैं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। जेडीयू विधायक विजेंद्र यादव ने कहा है कि वे पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो भी निर्णय लेगी उन्हें मंजूर है। जेडीयू के ही एक सांसद ने बताया है कि पिछले दिनों हम लोग अपने नेता से मिले थे और नेता से मिलकर के हमें यह आभास हुआ कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने वाली है। दोस्तों, बिहार में चल रही सियासी उठक पटक ने फिलहाल रफ्तार पकड़ ली है और फिर इस बीच अटकलें लगाई जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता भूपेश बघेल जीतन राम मांझी से मुलाकात करेंगे। दावा है कि राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी से फोन पर बात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मांझी को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने का प्रयास कर रही है। जिस सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक दल ने बैठक में नीतीश कुमार को समर्थन देने पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस दौरान बीजेपी के नेता के साथ जीतन राम मांझी भी साथ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करोड़ बैठती है। आपको केडीवी लाइव के माध्यम से बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई पल पल की खबरें देती जाती है। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, बिहार में सियासत में जारी उथल पुथल के बीच बिहार की महागठबंधन सरकार कभी भी धराशायी हो सकती है और नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की कवायद के बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शायराना अंदाज में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से लेकर के शेरशाह सूरी का जिक्र करते हुए नीति सिद्धांत की याद दिलाई है। पप्पू यादव ट्विटर हैंडल पर शायरी लिखते हैं कि ईमान बेच दो, दशक पद पर रह करके क्या पाया, किरदार बेच जिल्लत पाया, अपने नाम को एक नया गाली बनाया। पप्पू यादव ने इशारों में नीतीश कुमार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की शुक्रिया अदा किया था और परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। उनके निधन के बाद हम लोगों ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को राजनीति में बढ़ाया। आज वे राज्यसभा सांसद हैं और जदयू के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। या कर्पूरी के वसूलों पर चलते हुए हमने भी कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि कुछ लोग अपने परिवार को ही राजनीति में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कहना था नीतीश कुमार को कि उसके बाद फिर बिहार की राजनीति में बवाल मचना शुरू हो गया। दोस्तों, बिहार में मचे सियासी घमासान की एक और बड़ी खबर सामने आई है। नीतीश कुमार ने आखिरकार आरजेडी को तलाक 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 कह दिया है। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार से बात करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने 5 दफा सीएम आवास फोन लगाया, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे बात नहीं की। राजद सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ हमेशा साथ रहने वाले उनके एक अंगरक्षक से लेकर के सीएम आवास के लैंडलाइन नंबर पर फोन लगाया। जब बार बार ये मैसेज दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव बात करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार फोन लाइन पर नहीं आए। जब नीतीश कुमार ने पलट करके लालू प्रसाद यादव को कॉल भी नहीं किया। जब लालू प्रसाद यादव बेचैनी में अपने आवास में बैठे हैं, उनके साथ शिवानंद तिवारी से लेकर के आरजेडी के दूसरे प्रमुख नेता भी बैठे हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार ये आकलन करने में लगे हैं कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होने जा रहा है। इस बीच आरजेडी की एक सीनियर लीडर ने लालू को बताया है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया को बयान दिया है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन में है, एनडीए में नहीं। बेचैन लालू प्रसाद यादव ने तत्काल इस खबर की पड़ताल करने को कहा। जब उनके आसपास मौजूद आरजेडी नेताओं ने कई पत्रकारों को फोन लगाया, जब पता चला है कि उमेश कुशवाहा ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। जब लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं कि कौन सा अगला कदम उठाना सही होगा। लालू प्रसाद यादव ने 27 जनवरी को अपनी पार्टी की विधायक दल की बैठक बुलाई थी। जब बैठक में विधायक से बात की जाएगी कि पार्टी को आगे क्या करना चाहिए। लालू के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं बच रहा है। जहां वे जान रहे हैं कि राज्यपाल से लेकर के केंद्र सरकार भाजपा की है। ऐसे में अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो फिर लालू कुछ नहीं कर पाएंगे। जदयू के विधायकों को तोड़ने की उनकी कोशिश भी सफल होती नहीं दिख रही है।
दोस्तों, बिहार में सरकार के भीतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन की सरकार रहेगी या फिर गिरेगी, इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का दौर चल रहा है। इस बीच भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार अब जाने वाली है। उन्होंने कहा कि राजभवन के भोज से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए महबूब आलम ने कहा कि वे पहले भी रोड पर थे, या जनता की राजनीति करते थे और फिर आगे भी गरीबों की आवाज़ सदन में उठाएंगे। या सरकार के रहने और फिर गिरने की भ्रम की स्थिति के सवालों पर महबूब आलम ने कहा कि अगर ऐसी चर्चा उठी है कि सरकार जा रही है तो नीतीश कुमार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। महबूब आलम ने कहा कि वे इतना ही कहेंगे कि बिहार में सरकार के भीतर चीज़ें सब ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ जल्द ठीक होगा। फिलहाल अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। वे राजद से हमेशा संपर्क में रहते हैं और बातें होती रहती है। नीतीश कुमार से भी संपर्क था, लेकिन इधर कुछ दिनों से वैसी बातचीत नहीं हो पाई है। दोस्तों, बिहार में सियासी उठापटक तेज हो चुकी है। जब पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने बैठक की। इस बैठक में विधायक रीतलाल यादव भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए रीतलाल यादव ने कहा है कि हवा के रुख को देख करके लोग अपना काम करते हैं। जी हाँ, हम लोग जमे हुए व्यक्ति हैं। हम लोग तार के पेड़ नहीं बल्कि बरगद के पेड़ की तरह है। लालू प्रसाद यादव को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। रीतलाल यादव ने आगे कहा है कि हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। या जनता और लालू जी के आशीर्वाद से हम विधायक बने हैं। जब सरकार में रहे ना रहे, इससे हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब हम चुनाव में गए तो फिर जनता से जो वादा किए थे वह पूरा किया। जनता कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां सब कुछ कराती है। हम लोग फायदे के पीछे नहीं रहते, अपना कर्तव्य निभाने में लगे हुए रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कम बजट में बिजनेस करने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ, केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थी को सस्ती ब्याज पर लोन की सुविधा दी जाती है। योजना को रेहड़ी पटरी वालों को महंगे लोन के चंगुल से बचाने के लिए शुरू किया गया था। अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। जब सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान छोटे दुकानदारों की आर्थिक सहायता करने के लिए योजना को शुरू किया गया था। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भारत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक लोन देती है। ये पैसा कारोबार शुरू करने या फिर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 1 जून 2020 को शुरू की गई इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद मुहैया कराना है। यह योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा लोग सस्ती ब्याज दर पर लोन से अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करता है वह इस योजना का फायदा उठा सकता है। लाभार्थी की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी का कोई भी लोन अकाउंट नहीं होना चाहिए। सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी को 50,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मिलता है। लोन की रीपेमेंट की अवधि 3 साल होती है। लोन की ब्याज दर 12% सालाना है। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे ये घट करके 5% रह जाती है। लोन लेने के लिए आवेदन करने का प्रोसेस के बारे में अगर बात की जाए तो लाभार्थी को सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक में आवेदन करना होगा। जब बैंक की तरफ से लाभार्थी की पात्रता की जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने पर लाभार्थियों को लोन के लिए आवेदन पत्र दिया जाएगा। आवेदन पत्र को भरने के बाद जरूरी दस्तावेज संकलन करके वापस बैंक में जमा करना होगा। आवेदन की जांच करने के बाद लोन की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद आपको लोन राशि मिल जाएगी। लोन के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए कुछ दस्तावेज लगेंगे आपको। दस्तावेज है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, फोटो। ये दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। योजना की शर्त के बारे में अगर बात किया जाए तो सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी को पहली बार में 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। ये लोन बिना किसी गारंटी के होता है। 12 महीने में इस पैसे को वापस करने पर आपको दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये तक की राशि मिल जा सकती है। यह योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार शुरू करने या फिर बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि विपक्ष डरा हुआ है और डरा हुआ विपक्ष तानाशाह को जन्म देता है। देश में सच बोलना अब अपराध हो गया है। बड़े कारोबारियों और पूंजीवादियों के गिरोह ने देश पर कब्जा कर लिया है। सरकारें और पुलिस अब उन्हीं के इशारों पर काम कर रही है। जब पूंजीवादियों ने एक राजनीतिक दल बनाया है और उसके माध्यम से देश पर कब्जा किया है। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2032 के बाद मौजूदा सरकार का पतन शुरू हो जाएगा।
अगले 8 साल ये किसानों पर झूठे मुकदमे लगाते रहेंगे, उन्हें जेल में डालते रहेंगे और फिर किसानों को कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए किसानों को संगठित होने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये अभी समझ में नहीं आएगा, देश को इसे समझने में 10 साल और लगेंगे। 2032 के बाद समझ में आएगा। पूंजीवादियों के गैंग और फिर एक राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत देश पर कब्जा कर लिया है। जब किसानों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जमीन बचाने के लिए भी आंदोलन होंगे। जब उनके प्लान ये है कि देश की 80% जमीन बड़े कारोबारियों के पास पहुंच जाए। उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र चलने वाला है, इसलिए आंदोलन करना पड़ेगा। जहां पट्टों की जमीनों को छीना जा रहा है। देश की जनता को गरीब बनाने की योजना है ताकि राजा रहे और अपने हिसाब से देश चलाएं। जब किसान मजबूत आंदोलन करेंगे तो फिर बच पाएंगे, जब वरना कमजोर हो जाएंगे। किसानों को धर्म जाति में बांटने का काम होगा और बहुत से नए किसान संगठन बनेंगे जब ताकि किसानों को कमजोर करके उनकी जमीन छीन ली जाए। सरकार अपने बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान संगठनों को कमजोर करने की का काम करेगी। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मुकदमे दर्ज करके सरकार दबाव बनाने का काम करती है। देश को बड़े आंदोलन की जरूरत है। जनता एक साथ खड़ी होकर के आंदोलन करेगी। जब वह समय भी आएगा, जनता संघर्ष की तरफ जाएगी। उसका समय अब दूर नहीं है, इसलिए किसानों को संगठित रहने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में सियासी उठक पटक के बीच बड़े पैमाने पर राजस्व पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बिहार में आरओ और सीओ समेत 478 पदाधिकारी का तबादला किया गया है। इस दौरान कई जिलों के सीओ का तबादला किया गया है। इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य के कुल 478 राजस्व अधिकारी का तबादला किया गया है। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाई थी। अब विभागीय मंत्री के तबादले के बाद ये लिस्ट वापस से जारी की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये तबादला किया गया है। इसको लेकर के इस महीने की 2 तारीख यानी कि 2 जनवरी को राज्य में बड़े पैमाने पर सीईओ के तबादले की लिस्ट तैयार की गई थी। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूची तैयार कर दी थी। इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई थी। हालांकि इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने विभागीय मंत्री का फेरबदल भी किया है। इससे पहले जो विभागीय मंत्री थे उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंप दिया गया है और अब उनके बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही तबादले का आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार की ओर से किसानों की सिंचाई के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी किसानों को फसल की सिंचाई के लिए अनुदान पर सिंचाई यंत्र और फिर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री निजी नलकूप को भी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान व्यक्तिगत रूप से अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं। नलकूप लगवाने पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 80% तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि योजना के तहत नलकूप लगवाने पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 80% तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी कि आप मात्र 20% राशि खर्च करके अपने खेत में नलकूप लगवा करके 24 घंटे की सिंचाई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। निजी नलकूप योजना के लिए इस समय आवेदन चल रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक रखी गई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से राज्य में 3000 निजी नलकूप के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 210 करोड़ बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को 4 से 6 इंच व्यास वाले नलकूप पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत किसानों को प्रति फीट गहराई के हिसाब से निर्धारित दर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 600 रुपये प्रति फीट, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग के किसानों को 840 रुपये प्रति फीट अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपये प्रति फीट गहराई के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ 2 चरणों में प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, इसमें सबसे पहले आपको अपने खेत में बोरिंग करवाना होगा। जब बोरिंग करवाने के बाद बोरिंग से पानी निकालने पर भी पहली किस्त का भुगतान आपको किया जाएगा। वहीं दूसरी किस्त आपको मोटर खरीदने पर मिलेगा। जी हाँ, इसके तहत आपको पहले अपने पैसों से मोटर खरीद करके उसे खेत पर बोरिंग लगाना होगा। जी हाँ, जब बोरिंग में मोटर सेट हो जाएगी और फिर पानी आना शुरू हो जाएगा तब आपकी दूसरी किस्त आ जाएगी। ये किस्त आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आप बिहार राज्य के किसान हैं तो फिर आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता आवश्यक प्रकार है।
योजना में आवेदन करने के लिए किसान के पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। योजना में आवेदन के लिए किसान की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जब आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप मुख्यमंत्री नलकूप योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन 30 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.mwrd.bis.nrc.in और दूसरा वेबसाइट है www.stt.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में 50,000 सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। जहां बिहार के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार ये सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती पर दी जा रही है। जी हाँ, अगर आप किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं तो आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाई होती है इसमें। जहाँ इसके लिए सरकार के द्वारा इकाई लागत 1,25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस पर सरकार के द्वारा 40% यानी कि 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के किसान उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको www.horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, फर्जी ड्रीम 11 के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। जो आपको बता दूं कि नाबालिग समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के लोहीजरा गांव में पुलिस ने छापेमारी करके 2 नाबालिग समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया है। जिसके साथ ही 10 मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। जहाँ दरअसल फिलहाल पुलिस हिरासत में किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले को लेकर के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के लोहीजरा गाँव में कुछ युवकों द्वारा ड्रीम 11 के नाम पर ढोंग करके लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है। जब प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिंधवलिया पुलिस ने छापेमारी करके ड्रीम 11 के नाम पर फर्जी करने वाले गिरोह की 9 लोगों को हिरासत में लेकर के थाना लाई है। जैसे साथ ही उन लोगों के पास से कई मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया है कि उन लोगों द्वारा ड्रीम 11 के विजेता होने का ढोंग करके लोगों को बेहतर रैंकिंग दिलाने के नाम पर पैसे का ठगी किया जाता था। गिरफ्तार लोगों की पहचान सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के लोहीजरा गांव निवासी राजेश्वर राम के बेटे संदीप कुमार, मुन्ना पंडित का बेटा अनूप कुमार, हृदय यादव के बेटा सचिन कुमार और भी कई सारे लोग हैं। दोस्तों, गरीब वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री एसओसी स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस योजना का लाभ देने के लिए लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए धनराशि भी जारी कर दी है। आप 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री एसओसी स्कॉलरशिप योजना के लिए राज्य और फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सरकार ने 32 करोड़ रुपए और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 387 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका लाभ हाई स्कूल और इंटर के छात्रों को मिलेगा। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत सरकार ओबीसी, ईबीसी और फिर डीएनटी वर्ग के कक्षा 9 और फिर कक्षा 10 के छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये सालाना से कम होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप प्रधानमंत्री एसओसी स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट www.scholarship.gov.in रजिस्टर पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे। इस बारे में कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी और फिर उसने 13 दलों को मना भी लिया था कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर नहीं मानी। ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के दिल्ली की बैठक में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए उछाला तो तुरंत खड़गे और फिर कांग्रेस ने इसे इनकार कर दिया। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जब खड़गे का ही नाम बाद में इंडिया के चेयरपर्सन के लिए तय किया गया तो भी कांग्रेस ने उसका ऐलान रोक दिया, क्योंकि उस सूरत में नीतीश कुमार संयोजक बनने को तैयार नहीं थे। दरअसल ममता बनर्जी जातिगत जनगणना और फिर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपने विरोध के चलते नीतीश कुमार की अगुवाई बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई थी, जब कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक विवाद तब और बढ़ गया जब खड़गे का नाम उछाला गया तो फिर नाखुश नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर तंज कसा कि वह ब्राह्मण है, इसलिए वह तो इसका विरोध
करेगी ही। इसके बाद से ही ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के मतभेद विपक्ष इंडिया गठबंधन के लिए समस्या बन गए। नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब कांग्रेस तुरुप के इक्के के तौर पर सोनिया गांधी का इस्तेमाल कर सकती है। जहां सोनिया गांधी नीतीश कुमार से फोन पर बात कर सकती है, वहीं लालू प्रसाद यादव के लगातार 5 बार फोन करने पर भी नीतीश कुमार ने उनका फोन नहीं उठाया। दोस्तों, बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि अभी राज्य में यानी कि बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार है, अभी सरकार गिरी नहीं है। जब सरकार गिरेगी तब इस पर बात होगी। अभी मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और फिर ना ही अभी कुछ कह सकता हूँ। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बीजेपी पर जरूर हमलावर हो गए। जब भाजपा पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी तो अभी ना 3 में है और ना ही 13 में है। जब भाजपा ने किस तरह हमारे विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में मिलाया है और विधायकों को खरीद लिया। अगर आज हमारे पास विधायक होते तो फिर आज हम भी निश्चित तौर पर चौधरी होते, लेकिन भाजपा ने जो हमारे साथ किया वह उस वजह से आज हम 0 हैं। आने वाले समय जो भी होगा उसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में देखिए क्या क्या होता है। आपको बता दें कि बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप होने वाला है। 1-2 दिन में साल 2020 के फॉर्मूले पर जदयू और भाजपा की सरकार बनने की संभावना है। नई सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जदयू के लिए भाजपा के दरवाजे खुल गए हैं। जब बिहार भाजपा ने अपने विधायकों और फिर विधान पार्षदों को पटना बुलाया और फिर आज बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच नई सरकार बनने के संकेत मिलने लगे हैं, जहां इनकी तैयारियों को लेकर के राजभवन भी सक्रिय हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर के एक्टिव हैं। सूत्रों के अनुसार गठबंधन टूटने की सूरत में तो आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज दिन में 1 बजे सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है। जहां आज 1 बजे आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आरजेडी विधायक दल की बैठक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास 5 देश रत्न मार्ग में होगी। यह बताया जा रहा है कि यहाँ तेजस्वी यादव सभी विधायकों के साथ रणनीति बनाएंगे। बिहार की बदलती सियासत के बीच तेजस्वी यादव की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। यह खबर यह भी है कि आज दिन में क्या 1 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू के गठबंधन तोड़ने की हालात में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ा दल होने के नाते आरजेडी राजभवन जाकर के सरकार बनाने का दावा कर सकती है। जहां अगर उनको राजभवन में जाने की अनुमति नहीं मिली तो फिर तेजस्वी यादव राजभवन के बाहर अपने विधायकों के साथ धरना पर बैठ सकते हैं। दोस्तों, भारत में अब जल्द ही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा शुरू करने जा रही है। जहां अगर आप भी एयरटेल और फिर जियो से परेशान हो चुके हैं और फिर उनके मंथली 28 दिन, 26 दिन और 25 दिन के प्लान से परेशान हो चुके हैं तो फिर आपके लिए जल्द ही ये सुविधा लाभदायक साबित हो सकती है। जहां सभी यूजर्स को आपको बता दें कि आने वाले समय में कुछ ही महीने में एलन मस्क की कंपनी द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा को शुरू करेंगे। अब जल्द स्टारलिंक इंटरनेट प्लान्स इंडिया के अंदर लॉन्च होंगे जो कम पैसे में सबसे तेज इंटरनेट देंगे। भारत के अंदर करोड़ों यूजर स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठाने का इंतजार कर रहे हैं। जो उन सभी को बता दें कि जल्द ही सरकार से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिल सकता है। इसके लिए पहले से ही बैठक हो चुकी है और बातचीत जारी है। खबरों के अनुसार कुछ ही दिनों में लाइसेंस मिलने के बाद भारत में भी ये सर्विस शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को कई लाभ मिलेंगे और फिर फास्ट इंटरनेट सर्विस जो कि बहुत ही कम पैसे में मिलेगी। खबरों के अनुसार स्टारलिंक इंटरनेट प्लांट इंडिया के अनुसार भारत में सैटेलाइट इंटरनेट पेश होने के बाद इसके प्लान 300 रुपये हो जाएंगे, जो आपको महीने भर 4G और फिर 5G इंटरनेट की सुविधा देंगे, जिससे आप बेहतरीन स्पीड की उम्मीद कर सकेंगे। इससे आपको अनलिमिटेड डाटा कॉलिंग और फिर SMS जैसी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। जहां 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्योदय योजना के बारे में एक्स प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बिजली की कमी को दूर करना और फिर पर्यावरण को बचाना है। इस योजना से 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए अभी हम सूर्योदय योजना से जुड़ी हुई सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले सवाल लेंगे। सवाल ये है कि PM मोदी द्वारा
लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? तो इसका जवाब यह है कि सूर्योदय योजना के तहत देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार की ये योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने की एक नई कोशिश है। साथ ही इसका मकसद ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना भी है। जिन घरों में ये सोलर पैनल लगेंगे उनकी बिजली की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा और फिर ऊर्जा के जरिए पूरा हो जाएगा। साथ ही उनके बिजली बिल में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आसान तरीके से बिजली उपलब्ध करवाना है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सोलर पैनल क्या होता है जिसके जरिए सूरज की रोशनी से बिजली बनती है? तो जवाब यह है कि सूर्य हमारी धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पूरे साल में औसतन सूर्य से धरती के प्रति स्क्वायर्ड मीटर क्षेत्र को 342 वाट सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। यह 342 वाट सोलर एनर्जी सामान्य इलेक्ट्रिसिटी की 100 यूनिट्स के बराबर है। अब मान लीजिए कि एक परिवार महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो फिर 12 स्क्वायर मीटर एरिया की सोलर एनर्जी से उसकी बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन उस सोलर ऊर्जा को पावर में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक जगह संग्रहित करना होता है और फिर ये काम करते हैं सोलर पैनल। इन पैनल में सोलर प्लेट्स लगी होती है जिसके जरिए सूर्य की ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। अब सवाल यह है कि सोलर पैनल कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। आपको बता दूं कि घर में सोलर पैनल को छत पर लगाया जाता है या फिर ऐसी जगह जहां पर सूरज की रोशनी सीधी आती हो। आपको बता दूं कि इस बिजली और पावर ग्रिड से आने वाली बिजली में कोई भी फर्क नहीं होता है, दोनों सामान्य रूप से प्रभावी है। सवाल यह है कि घर में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने से क्या फायदा होगा? तो जवाब यह है कि सोलर पैनल से कई फायदे होते हैं। ये बिजली बिल के खर्च को कम करने को लेकर के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। अब सवाल यह है कि सूर्योदय योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा? तो जवाब है इस योजना का सबसे बड़ा लाभ गरीब और मध्यम तबके के लोगों को होगा, जहां अभी इस वर्ग को अपनी आय का बड़ा हिस्सा बिजली बिल भरने में खर्च करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि सूर्योदय योजना में आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? तो जवाब यह है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 8 दस्तावेज होनी चाहिए, जहां वह आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, आवेदक का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड होनी चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।